हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पर आप सभी के लिए बेटा लेकर आया हूं क्लास 12th हिंदी का एकदम सॉल्व मॉडल पेपर बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए। एक चीज बेटा याद रखें, आप सभी के लिए शाम को 7 बजे टाइमिंग याद कर लिए बेटा। शाम को 7 बजे प्रतिदिन मैराथन क्लास चलती है, तो जरूर ज्वाइन करिएगा। वहां पे हम जीव विज्ञान पूरा कंप्लीट पढ़ा रहे हैं, A to Z बेस्ट क्वेश्चन बैंक के साथ बेटा मैं पढ़ा रहा हूँ और इतने तगड़े वाले क्वेश्चन करा रहे हैं जो कि बोर्ड में आ रहे हैं। तो शाम को 7 बजे लाइव जरूर जुड़े। और ये शाम को 6 बजे वाली अपनी क्या है, रिकॉर्डेड क्लास है। तो यहाँ पे हम लोग शाम को 6 बजे प्रतिदिन क्या देखने वाले बेटा, मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं जो कि बोर्ड में छपने वाले डायरेक्ट क्या रहेंगे बेटा, प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक है ना। अगर देखेंगे तो आपका पेपर रहता है, ऊपर अंक क्रमांक लिख दिया रहता है, फिर यहाँ पे नाम लिखने दिया रहता है। यहाँ पे एक आपका क्या होता है, पेपर कोड होता है। क्या होता है बेटा, पेपर कोड होता है। और याद रखेंगे यहाँ पे दिया रहेगा मॉडल पेपर 2027, मतलब जो भी आपका पेपर रहने वाला है। और ये अपना क्या है बेटा, हिंदी का क्या है, अपना पेपर है। बोर्ड परीक्षा 2027 वाले जितने स्टूडेंट हैं वो इस पेपर को पूरा क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। एक इंफॉर्मेशन और, इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पर मिल जाएगा, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया है। तो जाकर प्लीज टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी को जरूर ज्वाइन करें और प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा। और कोई क्वारीज रहेगा, अगर कोई दिक्कत है बताइएगा। 3 घंटे 15 मिनट का आपका क्या दिया जाएगा, समय दिया जाएगा। 100 नंबर का बेटा क्या रहेगा, पूर्णांक रहेगा। पास होने के लिए 33 नंबर की क्या रहेगी, आपकी जरूरत रहेगी। अब आपका जो अगला सेशन आने वाला है बोर्ड परीक्षा 2028 वाला, उसमें ये जो आपका पूर्णांक रहेगा वो 80 नंबर हो जाएगा, मतलब 20 और 80 का रेशियो चलने वाला है। प्रारंभ के जो आपको 15 मिनट दिए जाएंगे बेटा, वो क्या दिए जाएंगे, प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए क्या रहेंगे बेटा, निर्धारित रहने वाले हैं। और इस प्रश्न पत्र में कितने सेक्शन दिए रहेंगे, तो कुल आपके बेटा 2 खंड रहेंगे। कितने खंड रहेंगे, 2 खंड रहेंगे। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या रहेगा, आवश्यक रहेगा, बोले तो अनिवार्य रहने वाला है। सबसे पहले अगर बात करते हैं बेटा, खंड क रहने वाला है। जो आपका खंड क रहेगा यह 50 अंकों का रहने वाला है। कितने अंकों का रहेगा बेटा, 50 अंकों का रहने वाला है, ध्यान दीजिएगा। और इसमें जो पहला प्रश्न रहेगा वो पहला और दूसरा ऑब्जेक्टिव रहेगा। एक गद्य हिंदी गद्य साहित्य का और एक पद्य साहित्य के विकास से ऑब्जेक्टिव रहेंगे। पहला यहाँ पे प्रश्न है, क्या है, आचरण की सभ्यता के लेखक का नाम बताइए। मतलब आप बोल रहा है कि जो आचरण की सभ्यता है इसके रचयिता कौन है। तो आचरण की सभ्यता के रचयिता याद कर लीजिएगा बेटा, कौन है, अध्यापक पूर्ण सिंह। आचरण की सभ्यता के लेखक अध्यापक पूर्ण सिंह जी हैं। कौन है, अध्यापक पूर्ण सिंह जी हैं। अगला यहाँ पर है, चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक। अच्छा एक बात बताओ, जो चिंतामणि है यह किस विधा की रचना है। विधा मतलब किस प्रकार की रचना है, सर यह एक निबंध है। क्या है यह बेटा, एक निबंध है। तो चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है, हाँ, तो आप सीधा बोलना बेटा, रामचंद्र शुक्ल है। रामचंद्र शुक्ल कौन है भैया, ये है चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक। अच्छा, अशोक के फूल रचयिता किसकी बेटा, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो अशोक के फूल के रचनाकार कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। यह भी आप याद रखिएगा, कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए। अगला है, उसने कहा था कहानी के बेटा लेखक कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। कौन है बेटा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, रचयिता कौन है। बहुत बढ़िया सर, हम सही ऑप्शन देंगे बेटा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। अगला है घ वाला, राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से बेटा लिया गया है। तो जो राष्ट्र का स्वरूप है किस विधा की रचना है। अगर विधा बोले तो आप सीधा बोलना सर यह एक निबंध है। किसकी है, वासुदेव अग्रवाल की है। कहां से लिया गया है, सर पृथ्वी पुत्र से लिया गया है। 4 ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लियर हुए यहाँ पे। सबसे पहला, राष्ट्रमंत के लेखक वासुदेव अग्रवाल। दूसरा, राष्ट्र का स्वरूप जो है निबंध, राष्ट्र का स्वरूप जो है वह किस विधा की रचना है, निबंध है। राष्ट्र का रूप कहां से लिया गया है, पृथ्वी पुत्र से लिया गया है। तो मतलब एक ही प्रश्न से कई सारे आंसर आपको बेटा देना है, ठीक है ना। अगला यहाँ पे बहादुर, ध्यान दे बेटा, बहादुर।
जो बहादुर कहानी के लेखक कौन है बेटा? अमरकांत है। बहादुर कहानी के लेखक बेटा कौन है? अमरकांत है। अच्छा, पंचलाइट किसकी सर? पंचलाइट किसकी है सर? तो पंचलाइट जो है वो है अपनी फणविश्वनाथ रेणु जी की है। अच्छा ठीक है सर। जैनेन्द्र कुमार ध्रुव यात्रा, ध्रुव यात्रा के रचयिता कौन है बेटा? जैनेन्द्र कुमार है। कौन है? जैनेन्द्र कुमार है। तो 3 क्वेश्चन का आंसर, फणविश्वनाथ रेणु पंचलाइट, फणविश्वनाथ रेणु पंचलाइट, जैनेन्द्र कुमार ध्रुव यात्रा। अमरकांत, अमरकांत किसके बेटा? ध्यान देना, तो बहादुर। अगला यहाँ पे दूसरा अक्षर, उर्मिला का विरह वर्णन साकेत महाकाव्य के किस सर्ग में है बेटा? तो नवम सर्ग में है। जो साकेत का नवम सर्ग है, नवा सर्ग है, नौवां सर्ग है, उसमें भी उर्मिला के विरह का वर्णन किया गया है। क्लियर है ना भैया? बताइएगा, बताइएगा बहुत प्यार से। कुकुरमुत्ता, ला भैया कुकुरमुत्ता देखें, कुकुरमुत्ता गांव में है, गांव में चले जाएंगे, बहुत रहते हैं। तो ऐसा होता है डॉग ने सुसु कर दिया था, ऐसा नहीं है बेटा। तो कुकुरमुत्ता के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। अच्छा एक बात बताओ, यामा किसकी रचना है? यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा की रचना है। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। कामायनी किसकी रचना है बेटा? तो जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में से एक है। कौन सी बेटा? कामायनी। अगला यहाँ पे पलासमन काव्य संकलन के प्रणेता है। जो हमारा पलासमन काव्य है, इसके प्रणेता कौन है? रचयिता कौन है? तो नरेंद्र शर्मा है बेटा। ध्यान देना, प्रणेता पलासवन काव्य संकलन के प्रणेता कौन है? नरेंद्र शर्मा जी हैं। कौन है? नरेंद्र शर्मा जी हैं। घ वाला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद का नहीं है? मतलब कि यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी है, महादेवी वर्मा भी हैं, जयशंकर प्रसाद जो हैं ये भी हैं, अज्ञेय हमारे छायावाद के कवि नहीं है। अज्ञेय जो है बेटा छायावाद के कवि नहीं है। क्लियर है? अगला लीजिए बेटा गंगा वाला। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है भैया? निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं कौन भैया? हरिशंकर बच्चन हैं, हरिवंश राय बच्चन हैं। तो निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन हैं? तो याद कर लीजिए मेरे साथ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हरिवंश राय बच्चन जी हैं। किसके भैया? तो निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं। अगला आपका 10 नंबर का आएगा बेटा गद्यांश। और मैं कहता हूं कि ये जो गद्यांश है इसका उत्तर विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच सिखाऊंगा। सर विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच क्या है? आपको पता होगा, जब आप उनसे चैटिंग करते हैं तो आप सारी हरकतें करते हैं जो आपके अंदर होती है, करते हैं ना? उसी प्रकार बेटा हम यहाँ पे सारा अप्रोच सिखाएंगे। कसम से सर हम ऐसा ट्रिक आपको सिखा के भेज देंगे जो कि बोर्ड में सर जी 95% दिलवा के मानेगा। ऐसा है क्या सर? बिल्कुल ऐसा है। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए बेटा। 10 नंबर का आने वाला है। देखिएगा, सबसे पहले आप क्या करना कि पूरे गद्यांश को पढ़ लेना। क्या करेंगे? पूरे गद्यांश को पढ़ लेंगे। भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निश्चित होने पर भी परिवर्तनशील है और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई संस्कृति हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की क्या बेटा? महती आवश्यकता है। क्या है? महती आवश्यकता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये कहाँ से लिया गया है, इसके रचयिता और पाठ का नाम बताइए। पाठ का मतलब शीर्षक का नाम, या पहला प्रश्न यही है कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बताइए। तो बेटा जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक शब्द आ रहा है भाषा। अब याद करो कि हमारा कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसमें भाषा शब्द आया हुआ है? सर भाषा और आधुनिकता। भाषा और आधुनिकता। तो भाषा और आधुनिकता में हमारा भाषा शब्द आ रहा है। तो जो चैप्टर है कहाँ से लिया गया सर? ये भाषा और आधुनिकता से लिया गया है। अच्छा उनसे आप रात में क्यों बतियाते हैं? रात को 12 बजे अगर उनकी आवाज चुड़ैल जैसी होती तो बतियाते हैं? गुरुजी बवाल हो जाएगा। उनकी भाषा बड़ी सुंदर है। क्या है? बड़ी सुंदर है। याद कर लो, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो भाषा और आधुनिकता के लेखक प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, यही तो है बेटा विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच।
प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भाषा और आधुनिकता पाठ से लिया गया है। इसके लेखक बेटा प्रोफेसर सुंदर जी रेड्डी हैं। बताइए यस सर समझ में आया कि नहीं? बताइए बेटा यस सर समझ में आया कि नहीं? दबाकर वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा। बता दीजिएगा सर नहीं समझ में आया तो। अगला बेटा रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश में बेटा कुछ नहीं करना होता, आपको क्या करना है, जिसके नीचे लाइन है उसी को बढ़ा चढ़ा के लिख देना। देखिएगा क्या यहाँ पे, संस्कृति परंपरा से निश्चित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है, उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। बस इसी को क्या करेंगे बेटा, बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे। अगर नहीं आ रहा है तो आप क्या करना है, इसी को लिख देना। क्या लिखेंगे, भाषा में जो प्रयोग प्राचीन काल से चले आ रहे हैं वे नए सांस्कृतिक परिवर्तनों को व्यक्त करने में समर्थ नहीं है। नित्य प्रति संस्कृति में हुए परिवर्तनों को भाषा के द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए प्रयोगों, नए शब्दों की खोज का कार्य होना बहुत क्या है, आवश्यक है, जिससे बदले हुए नए भावों को उचित रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, नए शब्दों की खोज बेटा क्यों आवश्यक है? अच्छा, नए शब्दों की खोज क्यों आवश्यक, इसी में दिया है। नए शब्दों की खोज बेटा क्यों आवश्यक है? क्योंकि नई भावनाओं, योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज आवश्यकता है। यही लाइन यहाँ छापना है, यानी कि आप सीधा यहाँ पे उठा के लिख देना कि नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज क्या है, आवश्यकता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है बेटा कि संस्कृति का अटूट अंग क्या है? इसका आंसर पड़ोसी नहीं देगा। अगर आपको लग रहा है सर इसका आंसर पड़ोसी देगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर, आपको ही इसका आंसर देना है। सर हम कैसे देंगे, हमें नहीं पता सर। अरे तो हम है ना, बताते हैं। देखिएगा, तो ढूंढो, ढूंढो इसी में, ढूंढो इसी में, आप ढूंढो बेटा। देखिए उन्होंने बोला था कि संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है, तो बेटा यहाँ देखिएगा, भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। इसका आंसर तो यही हो जाएगा ना भैया, इसका जो उत्तर हो जाएगा यही तो हो जाएगा, अलग से नहीं है, सारे उत्तर इसी में है। बस आपको बेटा पहचान कर क्या देना है, उत्तर देने की जरूरत है। हाँ, तो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे है कि संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है, तो हाँ, संस्कृति का एक अटूट क्या अंग क्या है, तो संस्कृति का एक अटूट अंग भाषा है। अगला है किसके लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है, तो संस्कृति के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। अब हम आपको बेटा एक आपको दे रहे हैं करने के लिए, इसी प्रकार इसको आप कर लेंगे, मैंने सिखा दिया है। अब आपको बेटा कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सेम टू सेम इसको पढ़िएगा और आंसर देते हुए चले जाइएगा। मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच वाले हैं। उसके बाद बेटा पद्यांश आएगा, क्या आएगा, पद्यांश आएगा। कितने नंबर का आएगा सर, 10 नंबर का आएगा। 5 सवाल सर जी, हर एक सवाल के 2 नंबर मिलने वाले हैं, तो टोटल कितने नंबर मिलेंगे सर जी, 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। क्या है यहाँ पे पद्यांश, देखिएगा, कोई प्यारा कुछ कुसुम कुम्हाला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पल्ला डाल देना उसी पे। यो देना है पवन बतला फूल सी एक बाला, प्यान में हो कमल पग को चूमना चाहती है। पहला है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। अच्छी बात बताओ, ये कहाँ से लिया गया है? अगर यहाँ पे पवन शब्द आया हुआ है हमारे पद्यांश में, तो एक चैप्टर है पवन दूतिका, तो कहाँ से लिया गया बेटा, पद्यांश का शीर्षक पवन दूतिका है, और रचयिता बेटा कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, और क्या नाम है बेटा, हरियोध है। तो हमारा कहाँ से लिया गया है, संदर्भ लिखेंगे, पद्यांश का शीर्षक पवन दूतिका है और इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय, बोले तो बेटा हरियोध जी हैं। कौन है, हरियोध जी हैं। अगला यहाँ पर है आपका सेकंड वाला प्रश्न कि प्रस्तुत पद्यांश में राधा ने अपनी तुलना बेटा किससे की है, तो राधा पवन से कहती हैं कि हे पवन, तू भगवान कृष्ण को बता देना कि फूल जैसी एक सुकोमल बाला दुखित होकर आपके चरणों को चूमना चाहती है। मतलब अपनी तुलना किससे की है, तो एक एक हाँ, फूल जैसे सुकोमल, मतलब कि फूलों की तरह, कोमल पंखुड़ी की तरह अपने आप को बताया है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। रेखांकित अंश बेटा कुछ नहीं करना होता, जिसके नीचे लिखा है उसी का हिंदी लिखना। यो देना है पवन बतला फूल सी एक बाला, प्यान में प्यान हो कमल पग को चूमना चाहती है।
यानी कि यहाँ पे सीधा लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, यहाँ पे यही लिखेंगे कि मुरझाए हुए पुष्प को उपमा कोमल बाला से की गई है। ना ना, ये गलत है थोड़ा सा, ये गलत है थोड़ा सा, उसको बना के लिख लेना, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है ना, चलेगा। यहाँ पे अगला क्या है कि श्री कृष्ण को कमलवत चरणों को बेटा कौन चूमना चाहता है, तो श्री कृष्ण के कमलवत चरणों को राधा चूमना चाहती है। अगला है राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती है, तो राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प को कृष्ण के कमल चरणों को डाल देने के लिए कह रही है। अगला और आएगा बेटा 5 नंबर का, 5 नंबर का क्या आएगा, तो आएगा वो आपका आएगा लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना लिखने के लिए आएगा। तो निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम 80 शब्दों में बेटा आंसर देना रहेगा। पहले यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, फिर है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर है, फिर है हरिवंश राय परछाई हैं। तो यहाँ पे हम एक ही करेंगे, किसका करने वाले हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का करने वाले हैं। चलेगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का करते हैं। क्या करते भैया, इनका साहित्यिक परिचय क्या लिखेंगे, आप यह लिखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार थे। इनका जन्म 19 अगस्त 1907 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी और जो माता का नाम था बेटा श्रीमती ज्योतिषमती था। इनके पिता उच्च कोटि के ज्योतिष विद्या के क्या थे, ज्ञाता थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बसरिया के मिडिल स्कूल से मिडिल पास किया था और वर्ष 1930 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि भी प्राप्त करने के बाद 1940 से 1950 तक ही शांति निकेतन में हिंदी भवन के क्या रहे बेटा, निदेशक के रूप में रहे। वर्ष 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने और सन 1957 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया गया और 19 मई सन 1979 को हजारी प्रसाद द्विवेदी परलोकवासी हो गए, मतलब इनकी बेटा क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी, ध्यान देना, तो सबसे पहला बेटा निबंध संग्रह, फिर है उपन्यास और फिर इनकी अन्य रचनाएं। तो निबंध संग्रह में अशोक के फूल है, कल्पलता है, विचार और वितर्क है, विचार और प्रवाह है, और क्या बेटा कुटज है। उपन्यास में बाण भट्ट की आत्मकथा है, चारुचंद लेख है, पुनर्नवा है, अनाम दास का क्या बेटा पोथा है। अन्य रचनाएं जैसे संक्षिप्त पृथ्वीराज रासु है, संदेश रासक है, सुर साहित्य है और हिंदी साहित्य की भूमिका है, कबीर है, नाथ संप्रदाय है, मेघदूत एक पुरानी कहानी है और हिंदी साहित्य सर्चर और सहज साधना इत्यादि क्या है बेटा, इनकी रचनाएं हैं। अगर इनकी साहित्यिक परिचय देखें तो सीधा लिखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी और संस्कृति में आधुनिक युग के श्रेष्ठ समीक्षक और महान निबंधकार थे। हिंदी और संस्कृति साहित्य का आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गंभीर अध्ययन किया था। कबीर, सूर तथा तुलसी आदि भक्त कवियों पर गंभीर गवेषणा की है और इनके धर्मों तथा मत मतांतरों के साहित्य का आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बेटा गंभीर मनन और क्या किया है, चिंतन भी किया है। उसके बाद 5 नंबर का आएगा अगला आपका, क्या आएगा बेटा, वो आएगा कवि का। क्या आएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम 80 शब्दों में क्या देना रहेगा, आंसर देना रहेगा। पहला है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, उसके बाद है मैथिली शरणगुप्त, फिर यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पे बेटा क्या है, रामधारी सिंह दिनकर है का साहित्यिक परिचय और इनकी प्रमुख कृतियां। तो लिखेंगे सबसे पहले जीवन परिचय देख लेते हैं, फिर इनकी साहित्यिक परिचय लिख लेंगे। तो राष्ट्रीय भावना के ओजस्वी गायक रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जनपद के सिमरिया गांव में 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए उत्तीर्ण करके कुछ दिनों तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। इन्होंने 1951 से 1966 तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे और ज्ञानपीठ पुरस्कार पद्म भूषण से अलंकृत श्री दिनकर जी को राष्ट्र कवि होने का गौरव भी प्राप्त हुआ। रामधारी सिंह दिनकर जी की मृत्यु कब हुई थी बेटा, तो 24 अप्रैल सन 1974 को हो गई थी। इनका साहित्यिक परिचय लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो हिंदी के सुविख्यात कवि रामधारी सिंह दिनकर छायावाद उत्तर काल के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। उन्हें प्रगतिवादी कवियों में भी सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। इनकी प्रथम 3 काव्य संग्रह प्रमुख है, जैसे रेणुका है, हुंकार है, रसवंती है और उनके आरंभिक आत्ममंथन के युग की रचनाएं हैं। उन्होंने सौंदर्य, प्रेम, राष्ट्र प्रेम, लोक कल्याण आदि अनेक विषयों पर काव्य की क्या है बेटा,
रचना भी की है। रामधारी दिनकर की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? तो रेणुका है, हुंकार है, धूप छांव है, बापू इतिहास के आंसू है, रश्मिरथी है, नीम के पत्ते है, मगध महिमा है, वातायन है, इतिहास के आंसू है, देव विग्रह है, नील कुसुम है, चक्रवाल है, नय सुभाषित है, परशुराम की प्रतीक्षा है, कोयला कवित्त है, अमृत तिलक है, आत्मा की आंखें है, हारे को हरि नाम है, दिल्ली है, बरदोली विजय है, सीपी और शंख है, धूप और धुआं है, सामधेनी है, रेती के फूल है, विद्रोह है, विद्रोह और शिक्षा रसवंती है, द्वंद्व गीत है, कलिंग विजय है, कुरुक्षेत्र है, उर्वशी इत्यादि इनकी क्या बेटा प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न आएगा, लाटी अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, अधिकतम कितने शब्दों में आंसर देना रहेगा? 80 शब्दों में। ये नहीं आ रहा तो ये कर सकते, पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, यहाँ पे 80 शब्दों में लिखना रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिखते हैं, 80 शब्द बोला है तो 80 शब्द लिखना है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। तो रिंग डाल लीजिए, ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य, मतलब जो ध्रुव यात्रा कहानी इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य यही था कि मूल उद्देश्य प्रेम की पवित्रता और पराकाष्ठा की विवेचना और वचन पालन के महत्व को प्रतिष्ठित करना है। कहानीकार के अनुसार व्यक्तिक सुखों की अपेक्षा सार्वभौमिक और अलौकिक उपलब्धियां श्रेयस्कर हैं। निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि ध्रुव यात्रा कहानी तत्वों की दृष्टि से एक सफल मनोवैज्ञानिक क्या बेटा कहानी है। अगला है स्वपठित खंड खंड काव्य आएगा, और हमारा जो क्वेश्चन बैंक है वो रेडी हो रहा है। ठीक ना, वो जैसी रेडी हो जाएगा हम आपको पूरा वन शॉट पढ़ाएंगे, या आपके जिले के अनुसार आएगा तो आपके जिले के अनुसार मैं करवाने वाला हूँ। उसके बाद आपका आएगा बेटा, यहाँ पे देखिएगा संस्कृत का गद्यांश पद्यांश। संस्कृत का जो गद्यांश पद्यांश है, अभी के लिए मैं स्किप करूंगा, अभी के लिए अगर आप पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिएगा। मैं लास्ट में जब बोर्ड आएगा, यूपी बोर्ड का एग्जाम होने वाला रहेगा, तो हम 5-5 करवा देंगे। आई प्रॉमिस यू, 5 से बाहर नहीं जाएगा। ये जो हिंदी संस्कृत का गद्यांश पद्यांश है, क्योंकि मुझे संस्कृत नहीं आती, तब भी हम लोग अच्छा नंबर स्कोर करते हैं, तो वही आपको अप्रोच सिखाने वाले हैं। ठीक है ना। अगर मान लीजिए हम पढ़ देते हैं, गलत हो जाएगा तो बवाल हो जाएगा, तो इसीलिए बेटा इसको संस्कृत का जो गद्यांश पद्यांश है, इसको अभी के लिए क्या कर रहे हैं, हम स्किप कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अच्छा, इसका अगर आपको करना है तो कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ मिल ही जाएगा, वहां से आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। अगला यहाँ पर आएगा बेटा आपका क्या, मुहावरे लोकोक्तियां। मुहावरे लोकोक्तियां को लेके परेशान मत होना, जिसको हिंदी कहा नहीं आता बेटा वो भी लोकोक्तियां मुहावरे कर लेता है आसानी से। ईंटों से ईंट बजाना, आंखें चार होना, अंग अंग ढीला होना, समर्थ को नहीं दोष घुसाएं। तो ईंटों से ईंट बजाना यानी किसी चीज को पूरी तरह नष्ट कर देना या तबाह कर देना। वाक्य प्रयोग, युद्ध में दुश्मन ने दुर्ग को ईंट से ईंट बजा दिया। अंग अंग ढीला करना यानी बहुत थक जाना, शरीर में कोई ताकत न रह जाना। वाक्य प्रयोग बेटा, पूरे दिन काम करने के बाद मैं अंग ढीला हो गया। अगला है आंखें चार होना यानी किसी से मिलना या मुलाकात होना। वाक्य प्रयोग बेटा, रेलवे स्टेशन पर हमारी आंखें चार हुई। अगला है चौथा वाला, समर्थ को नहीं दोष घुसाएं यानी जो काम करने में सक्षम है उस पर दोष नहीं लगाया जा सकता। वाक्य प्रयोग बेटा, राजा तो समर्थ है, उस पर दोष लगाना क्या है, व्यर्थ है। अगला यहाँ पर आएगा बेटा अपठित गद्यांश। क्या यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर है अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये आपके आने वाला बेटा 5 नंबर का, कुछ नहीं करना, आप एक बार पढ़िएगा, खोज के आंसर दे दीजिएगा। जैसे मैंने प्रश्न नंबर 3 आपको बताया है गद्यांश, वही सेम टू सेम है। अनपढ़ जिसको हिंदी में नहीं आती वो भी बेटा इसमें नंबर लाता है, मैंने आपको बताया है। आप क्या करेंगे, एक बार पढ़ लेंगे और उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, उसका आंसर दे देंगे। ठीक है ना, यहाँ पर क्या कर देंगे, आंसर दे देंगे, और कुछ भी आपको नहीं करना है। अच्छा, जैसे मैं एक लाइन पढ़ के आंसर दे देता हूँ, बता देता हूँ। सबसे पहले पढ़ लेते हैं 1-2 लाइन। किसी देश की उन्नति अथवा अवनति वहां के नारी समाज पर निर्भर करती है, और जिस देश की नारी जागृत, शिक्षित, गुणवती होती है, वही संसार में सबसे अधिक क्या करता है, उन्नत समझा जाता है। तो सबसे अधिक उन्नत का कब समझा जाता है, जब वहां की नारी जागृत, शिक्षित और गुणवती हो। अब यहाँ पे आ जाएंगे नीचे, फिर यहाँ पे एक और है यहाँ पे कि इस दृष्टिकोण से भारत वैदिक युग में नारी का महत्वपूर्ण स्थान था। उस समय भारत में सभी देशों का सिंहस्वर माना जाता था। सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा आदि देवियां विद्या, धन और शक्ति की प्रतीक मानी जाती थी, और जीवन के ये तीनों ही क्या है, महत्वपूर्ण साधन है। तो जीवन के सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन कौन है, विद्या, धन, शक्ति। ठीक है ना, यही है
अब हम प्रश्नों पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे जीवन के लिए कौन सा साधन महत्वपूर्ण बताया गया है? अभी मैंने आपको पढ़ा है, तो जीवन के लिए कौन कौन से शक्ति महत्वपूर्ण साधन है? तो बेटा विद्या है, धन है और शक्ति है। तो यही तीन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बस यही इसका आंसर है। तो जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन विद्या, धन और शक्ति है, बस। और यही ढूंढ ढूंढ के आप कर लेना। उसके बाद शब्दयुग में आया है कि मनोज और मनोज, तो मनोज मतलब मन का ओज, मनोज मतलब मन का ज्ञान होता है। सूर और शूर, तो शूर और शूर का मतलब होता है वीर और देवता होता है। फिर यहाँ पे आया निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो सही अर्थ लिखना है। नाक, वारिद, पयोधर और अर्क। तो नाक का मतलब क्या होता है बेटा? हाँ, नाक का अर्थ होता है चेहरे का अंग भी होता है, प्रतिष्ठा भी होता है और सम्मान भी होता है। अगला है यहाँ पे क्या है? वारिद। वारिद मतलब होता है मेघ या बादल होता है, और जल देने वाले को भी हम लोग वारिद कहते हैं। पयोदर मतलब स्त्री के स्तन होता है, मेघ या फिर बादल होता है। अर्क मतलब सूर्य होता है, रस और सार होता है। अगला यहाँ पे है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। किए हुए उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ मानते हैं बेटा, और जो किए गए उपकार को न मानता उसे कृतज्ञ कहते हैं। अगला है निम्नलिखित वाक्य के लिए दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। मोहन ने अलमारी खरीदा, अध्यापक ने हमें निबंध लिखाया, शिक्षक ने छात्र की प्रशंसा की, महादेव वर्मा एक कवित्री थी। तो अगर हम शुद्ध वाक्य देखें तो पहला है मोहन ने अलमारी खरीदा। बेटा जो अलमारी है ना, ये एक क्या है? फीमेल है, तो बेटा यहाँ पे खरीदी हो जाएगा। अध्यापक ने हमसे निबंध लिखाया, लिखाया नहीं लिखवाया, तो अध्यापक ने हमसे निबंध लिखवाया। अगला है यहाँ पे शिक्षक ने, ये छात्र नहीं है, ये इसमें ये वाला अच्छा रहेगा, ये वाला छतरी वाला अच्छा रहेगा, ठीक है ना? तो शिक्षक ने छात्र की प्रशंसा की। महादेव वर्मा एक कवित्री नहीं, विशुद्धि प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना? यहाँ पे विशुद्धि रहेगा, तो वो ध्यान रहे। अच्छा, एक और चीज याद रखना, तो यहाँ पे कब इत्री नहीं रहेगा, कवित्री नहीं रहेगा, यहाँ पे कब इत्री रहेगा। देखिए कब व में कोई मात्रा नहीं रहेगा, इत्री रहेगा। अगला है 12 का क है यहाँ पे क्या है बेटा? वीर रस अथवा हास रस की परिभाषा लिखते हुए प्रमुख एक आपको उदाहरण लिखना है। फिर आया यहाँ पे उपमा अलंकार, श्रेष्ठ अलंकार का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए। और अगला यहाँ पे दोहा छंद और कुंडलिया छंद का मात्रा सहित उदाहरण लिखिए। तो मैं इसको आपको वन शॉट में पढ़ा दूंगा। तो कुछ चीजें हम आपको दे रहे हैं होमवर्क के रूप में, एज आप होमवर्क के रूप में इसे जरूर पढ़िएगा। क्वेश्चन बैंक खरीदा कि नहीं, एक बार बताइएगा आप लोग। हाँ, अगर आप क्वेश्चन बैंक लेना चाहते हो तो यूथ का ले लीजिएगा, अच्छा है क्वेश्चन बैंक, ठीक है ना? वो मतलब कि अच्छे से उन्होंने सारी चीजों को डिस्क्राइब किया है, क्योंकि ऑलरेडी कोई कंपटीशन तैयारी करता है तो मैं यूथ का ही पढ़ता हूँ, तो आप पढ़ सकते हैं। 13 नंबर वाला है यहाँ पे, किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को शिक्षक पद पर अपनी नियुक्ति हेतु योग्यता सहित आवेदन पत्र लिखिए, अथवा में विद्यालय में खेलकूद की सामग्री की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रधानाचार्य को एक बेटा आपको पत्र लिखना है। चलिए यही हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे आप सेवा में। अच्छा, किसके लिए पत्र लेखन लिख रहे हैं बेटा? प्रधानाचार्य को, तो लिखेंगे प्रधानाचार्य महोदय, जी जी आईसी प्रयागराज उत्तर प्रदेश। विषय विद्यालय में खेलकूद की सामग्री उपलब्ध कराने हेतु प्रार्थना पत्र। फिर लिखेंगे महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का एक छात्रा हूँ, अपना नाम लिख देना। हमारे विद्यालय में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, जिससे छात्र छात्राओं को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करने का अवसर मिलता है। हालांकि यह सब बताते हुए मुझे खेद हो रहा है कि खेलकूद की सामग्री कमी के कारण हम छात्र छात्राएं इन गतिविधियों को पूरी तरह से भाग नहीं ले पा रहे हैं। हमारे विद्यालय में क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन आदि खेलों के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। पुरानी सामग्री या तो क्षतिग्रस्त हो चुकी है या तो अपर्याप्त है। इससे खेलों में हमारी रुचि भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। खेलकूद शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसकी समुचित व्यवस्था हमारे समग्र विकास के लिए क्या है? आवश्यक है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि खेल-कूद की सामग्री जैसे बल्ला, गेंद, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, रैकेट, नेट आदि उपलब्ध कराने की कृपा करें, और आपकी कृपा से हम छात्र-छात्राएं खेलों में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे और हमारे विद्यालय का नाम रोशन करने में योगदान दे सकेंगे। धन्यवाद। फिर आपका आज्ञाकारी छात्र-छात्रा। अब बस लिखेंगे, नाम नहीं लिखेंगे, कक्षा और अंक क्रमांक डाल देना बस। उसके बाद बेटा आपका आएगा क्या? निबंध लेखन। जो निबंध लेखन आएगा यह आपका 9 नंबर का रहेगा। तो निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। पहला है आतंकवाद की समस्या, कारण और निवारण। अगला है पर्यावरण प्रदूषण के निवारण के उपाय। फिर है विज्ञान वरदान या अभिशाप। उसके बाद है विद्यार्थी जीवन में
अनुशासन का महत्व फिर है यहाँ पे मेरा प्रिय खेल, ठीक है ना? तो ये जो आपके निबंध लेखन है, आप इसको सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने आपको मॉडल पेपर पढ़ाया बेटा, और ये आप मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर आप तैयार कर लेना। बोर्ड में सर यहाँ से भर-भर के आने वाले प्रश्नों को मैंने समझाया है, क्योंकि रिपीटेड होते हैं अक्सर जो बोर्ड वाले प्रश्न होते हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।